नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 जिसका नाम है पादप जल संबंध शुरू करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम पादप और जल के मध्य क्या संबंध होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पादप होता है वो एक सजीव है। सजीव और सजीव क्रिया, जो सजीव होते हैं उनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाओं के लिए क्या आवश्यक होता है? जल या पानी। इसीलिए पादप के लिए जल एक आवश्यक घटक है, महत्वपूर्ण घटक है। जल की अनेक विशेषताएं होती है, इसलिए जल को असाधारण यौगिक भी कहते हैं। असाधारण यौगिक। जल की विभिन्न क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं के कारण जल को असाधारण यौगिक कहते हैं। अब जान लेते हैं जल की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहला है जल की विशेषता में इसकी ध्रुवीय प्रकृति होती है। ध्रुवीय प्रकृति। जो जल का सूत्र होता है वो होता है H2O, मतलब HOH। वो H प्लस और OH माइनस से बना होता है। जैसे ये जल का अणु है तो इसमें H प्लस और OH माइनस पाए जाते हैं। इनमें द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण इनकी जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय प्रकृति होती है। सेकंड है हाइड्रोजन बंध। जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जैसे ये कोई जल का अणु है, ये दूसरे जल का अणु, ये अणु है तो इनके मध्य जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये होती है जल की दूसरी विशेषता। नेक्स्ट है इसकी सार्वत्रिक विलायक। मतलब जो जल होता है उसमें कोई भी पदार्थ डाल दो वो लगभग सभी पदार्थ विलेय होते हैं उसमें। और चौथी है इनमें सहसंजक बल, जो फिजिक्स में आता है सहसंजक में आसंजक बल, जिनमें आसंजक बल ये क्या होते हैं? वो 11वीं फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि केशिका नलिका में जल ऊपर चढ़ जाता है, वो सहसंजक बल और आसंजक बल के कारण होता है। तो सहसंजक और बल और आसंजक बल इसमें उच्च होते हैं। पांचवा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। अगला है उदासीन प्रकृति। मतलब जो अभी हमने पढ़ा था कि जो जल होता है वो H प्लस और OH माइनस से बना होता है। इनमें जो H प्लस है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है कि जितने अगर H प्लस अधिक होंगे उतना ही वो प्रबल अम्ल होगा और जितना OH माइनस होंगे वो उतना ही क्षार होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये +1 और ये +-1, तो ये 0 हो गया, इक्वल 0 हो गया। तो ये जो होती है वो उदासीन प्रकृति है। ये ना तो अम्ल होती है और ना क्षार होती है। इसका pH जो होता है वो 7 होता है। अगली है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उच्चतम घनत्व। मतलब जो जल होता है उसे अगर 4 सेंटीग्रेड तापमान पर रख दें तो उसके अणु बिल्कुल पास आ जाते हैं, मतलब उनका घनत्व बढ़ जाता है, उच्चतम घनत्व होता है। अगला है जल जो होता है वो सीमित तापमान के सीमित परास किसका? तापमान का। तापमान के सीमित परास में जल जो होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में
जैसे ठोस में बर्फ के रूप में पाया जाता है। द्रव अवस्था में किस में होता है? जल, जो साधारण जल होता है उस अवस्था में होता है। गैस में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो ये जल की विशेषताएं कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जल की विशेषताएं क्या होती हैं? जल जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, मतलब उसमें ध्रुवीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है, मतलब उसमें लगभग सभी पदार्थ विलेय होते हैं। जल का ससंजक बल और आसंजक बल उच्च होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। जल जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। उसका पीएच कितना होता है? 7। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल के अणु बहुत निकट आ जाते हैं, उनका घनत्व उच्चतम हो जाता है। जल जो होता है वो तापमान की सीमित परास में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव में जल के रूप में, और गैस में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे पादप में जो कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं को जानेंगे। तो पहली क्रिया है विसरण। आज हम इस वीडियो में विसरण और परासरण पढ़ेंगे। नंबर 1 पर है विसरण। विसरण में क्या होता है? पदार्थ के अणु जो होते हैं वो अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर जाते हैं। अब ये पदार्थ के अणु होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों के हो सकते हैं। मतलब जो ठोस, द्रव, गैस के किसी में भी अगर हम लेते हैं तो उसके अणु जो होते हैं वो अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर जाते हैं। जैसे गैस में कैसे होता है? जैसे कोई रूम है, उसमें अगर एक सिरे पर अगर इत्र छिड़क दिया जाए तो वो जो इत्र होता है वो थोड़ी देर में इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये जो इत्र होता है यहाँ अधिक सांद्रता क्षेत्र होती है, और जो कमरे का और जो बाकी का बचा हुआ भाग होता है वो कम सांद्रता क्षेत्र होती है। तो अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र में गैस के अणु चले जाते हैं। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। इसी प्रकार द्रव में होता है विसरण की क्रिया। जैसे एक साइड अगर हम जल के साथ अगर शर्करा का घोल या विलयन भर दें और दूसरी तरफ शुद्ध जल भर दें, जैसे ये ए है और ये बी, अगर ए में शर्करा और जल का विलयन है, जैसे ये विलयन है 100 ml, इसमें जल तो है वो 70 ml और जो शर्करा है वो 30 ml, जबकि इसमें शुद्ध जल है वो 100 ml। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो पदार्थ के अणु हैं वो अपनी अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर जाएंगे। जैसे इसमें जल के अणु जो है वो 100 ml है, 100 ml, इसमें 70 ml, तो दोनों में बराबर हो जाएंगे। जैसे ये 70 तो ये तो 70 हो ही गए, इसमें 70, इसमें बाकी के जो 30 बचे हुए हैं वो आधे इसमें रह जाएंगे और आधे इसमें चल जाएंगे। जैसे बचे 30 तो 15 ml तो इसी में रह जाएगा और 15 ml इधर चल जाएगा। मतलब जल जो है वो 15 ml इधर चला जाएगा। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो द्रव है वो बी से ए जा रहा है। इसमें बी में अधिक सांद्रता क्षेत्र है और ए में कम सांद्रता क्षेत्र है। इसी प्रकार जो अब इसमें 15 ml चला गया तो इसमें कितना बचा? 85 ml विलियन टोटल, और इसमें कितना हो गया? 115 ml, 115 ml हो गया। अब जो शर्करा के 30 ml इसमें है और इसमें 0 ml है, तो ये भी जो है अधिक सांद्रता क्षेत्र है शर्करा के लिए, और ये शर्करा के लिए निम्न सांद्रता क्षेत्र है। तो इसका जो आधा शर्करा है, शर्करा के कण, वो इधर चले जाएंगे 15 ml। तो इस प्रकार इससे 15 ml कम हो जाएंगे,
तो ये 100 ml हो जाएगा और इसमें बढ़ जाएंगे 15 ml, तो ये 100 ml हो जाएगा। तो दोनों में जो है वो शर्करा और जल का जो सांद्रता होती है वो बराबर हो जाती है। इससे हम समझ सकते हैं कि विसरण क्रिया क्या होती है। तो विसरण की परिभाषा क्या हो गई, पदार्थ के अणु का अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। इस गति को क्या कहते हैं, ये जो जल के अणुओं का गति हो रहा है बी से ए की तरफ और शर्करा के अणुओं का ए से बी की तरफ गति हो रही है, इन दोनों क्या कहेंगे हम, विसरण कहेंगे। इसी प्रकार हमने इसमें पढ़ लिया कि गैस में किस प्रकार विसरण होता है, ठोस में किस प्रकार। और अब जो विसरण होता है जैसे गैस में जब ये गैस जब विसरित होगी तो इसकी विसरण दर जल के अणुओं की विसरण दर मतलब द्रव की विसरण दर और ठोस की विसरण दर जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है, बराबर नहीं होती। मतलब जो गैस है उसकी विसरण दर और इन दोनों की विसरण दर अलग अलग होगी। अब ये जो विसरण होता है, जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था कमरे का, तो इसमें एक तरफ जो है वो इत्र छिड़क दिया और मान लो एक तरफ अगरबत्ती जला दी, तो ये जो अगरबत्ती है वो विसरित होगी, इसका जो गैस है वो विसरित होगी और इसकी विसरित होगी, तो दोनों की विसरित होगी। अब जो इत्र की जो विसरित हो रही है उसका प्रभाव अगरबत्ती वाले पर नहीं पड़ रहा है और ना ही अगरबत्ती वाले का इत्र वाले पे पड़ रहा है प्रभाव विसरित होने की दर पर। तो एक ही तंत्र में उपस्थित दो या अधिक पदार्थों के विसरण की क्रिया या दिशा या गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये जो अगर ये नहीं होता इत्र तो भी ये उतनी ही तीव्र इसकी विसरण दर उतनी होती, अगर ये नहीं होता तो इसकी भी विसरण दर उतनी होती। मतलब ये दोनों आपस में प्रभाव नहीं डालती हैं। अब हम विसरण को प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन कौन से कारक विसरण को प्रभावित करते हैं। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 पर है तापमान। अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो विसरण की जो क्रिया है विसरण दर वो भी बढ़ जाएगी। अब इसे हम कैसे समझें, जो तापमान बढ़ा देंगे तो अणु की गतिज ऊर्जा जो अणु है जैसे ये अधिक सांद्रता क्षेत्र है और ये निम्न सांद्रता क्षेत्र है। अगर हम इसे तापमान प्रदान कर देंगे तो अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब अणु जो है वो गति में गतिशील हो जाएगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। तो जैसे अणु की गति बढ़ गई, इन सब अणु की गति बढ़ गई तो ये अणु है वो जल्दी विसरण क्रिया करेंगे, तो इससे विसरण दर बढ़ जाएगी। तो अगर तापमान बढ़ाएंगे तो विसरण दर भी बढ़ जाएगी। दूसरा है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। अब जो विसरित होने वाला पदार्थ है, जैसे ये विसरित हुआ, इसका विसरण हो रहा है, अगर इसका घनत्व अधिक होगा, जैसे इसका घनत्व अधिक होगा मतलब इसके अणु जो है वो पास होंगे। जैसे इसके अणु पास हैं। अगर इसका विसरण हो रहा है, जैसे ये अणु इधर जा रहे हैं विसरण क्रिया के द्वारा, तो अगर ज्यादा अणु है तो ज्यादा टाइम लेंगे। तो क्या होगा कि अगर पदार्थ का घनत्व बढ़ जाएगा तो विसरण क्रिया कम हो जाएगी। तो इसके लिए एक सूत्र है, विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती 1/√, पदार्थ का घनत्व। किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, ये है। अब इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, R विसरण की दर को हम क्या लिखते हैं, R,
आर व्युत्क्रमानुपाती 1/d। डी किसे कहते हैं? डेंसिटी, घनत्व, पदार्थ का घनत्व। नंबर 3 है विसरण दाब की प्रवणता। विसरण दाब की प्रवणता में क्या होता है? इसमें होता है अणु सदैव अधिक दाब क्षेत्र से, जैसे ये कोई विसरण का माध्यम, विसरण हो रहा है, इसमें विसरण हो रहा है। अगर इसमें दाब अधिक होगा, इसमें दाब, जैसे ये दाब अधिक डालेगा, ये जो पदार्थ है वो दाब अधिक डालेगा तो इसकी विसरण दर बढ़ेगी। मतलब दाब अधिक डालेगा तो इसके अणु जो है वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। इधर दाब पड़ रहा है तो विसरण क्रिया भी इधर हो रही है, तो इधर जो है अणु आसानी से चले जाएंगे, जिससे इसकी विसरण जो क्रिया है, विसरण दर है वो बढ़ जाएगी। तो विसरण दाब की प्रवणता बढ़ने पर विसरण दर बढ़ जाती है। अणु सदैव अधिक विसरण दाब क्षेत्र से कम विसरण दाब क्षेत्र की ओर गति करते हैं, अर्थात अधिक सांद्रता है तो अधिक दबाव बनेगा, और इधर कम सांद्रता है तो कम दबाव बनेगा, तो इधर दबाव के कारण जो विसरण दर बढ़ जाएगी। अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर पदार्थ के अणुओं की गति होती है। ये विसरण दाब की प्रवणता है। अब ये जो विसरण क्रिया होती है, इसका पौधों में क्या महत्व होता है? पौधों में विसरण का महत्व, पौधों के लिए विसरण क्रिया क्या महत्व रखती है, ये जानेंगे। वायुमंडल, जैसे ये वायुमंडल है, ये कोई पौधा है, पौधे की पत्तियां हैं। वायुमंडल और पौधे के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे पौधा जो है वो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है और O2 है वो उत्सर्जित करता है। अब ये CO2 ग्रहण कैसे करेगा? इसमें विसरण क्रिया सहायक होती है। विसरण क्रिया कैसे सहायक होती है? जो वायुमंडल होता है उसमें जब CO2 अधिक सांद्रता होती है, मतलब वायुमंडल में तो CO2 है वो निश्चित होती है, जबकि पादप की पत्ती है, जैसे ये पत्ती है, इसमें अगर CO2 की मात्रा कम हो गई तो इसमें दाब हो जाएगा, वो निम्न हो जाएगा, जिससे इसमें जो CO2 की सांद्रता है वो कम हो जाएगी, जिससे जो अधिक सांद्रता क्षेत्र है अगर इसमें कम हो गई तो इसकी तुलना में वायुमंडल में CO2 अधिक सांद्र है, वायुमंडल CO2 से अधिक सांद्र है, तो CO2 की सांद्रता बाहर बढ़ जाएगी वायुमंडल में और पत्ती में कम हो जाएगी, जिससे CO2 है वो पत्ती के अंदर चली जाएगी। इसी प्रकार O2 विसर्जन होता है, जैसे ये पत्ती है, वायुमंडल में तो O2 निश्चित होती है, क्योंकि अगर जैसे भोज्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब पत्ती में O2 बनता है तो जब तक बराबर रहता है तब तक तो ठीक है, जब अधिक O2 बनने लग जाते हैं तो ये जो है वो अधिक सांद्रता क्षेत्र हो जाता है और ये निम्न सांद्रता क्षेत्र, तो इससे पत्ती से O2 बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार विसरण जो है वो वायुमंडल में पादप में गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। इस विसरण क्रिया के माध्यम से ही जो वाष्पोत्सर्जन होता है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता है, वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। अभी जैसे हमने समझा O2 में, यहाँ अगर जलवाष्प हो, जैसे जलवाष्प की अधिकता हो जाए और बाहर न्यूनता हो जाए तो अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर जलवाष्प का प्रस्थान हो जाएगा। तो वायुमंडल में जलवाष्प का विसर्जन विसरण के द्वारा होता है। अब बात आती है मृदा में। जैसे मृदा है, इसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं, मृदा में खनिज पदार्थ, इसका पौधों द्वारा अवशोषण दो विधियों से होता है। एक तो सक्रिय निष्कासन, सक्रिय अवशोषण, और दूसरा होता है निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में क्या होता है? सक्रिय अवशोषण में
पादप अपनी स्वयं की ऊर्जा खर्च करके खनिज पदार्थ प्राप्त करता है, लेकिन निष्क्रिय अवशोषण में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तो जो निष्क्रिय अवशोषण होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। जैसे ये पादप की जड़ें हैं, इनमें खनिज पदार्थ की न्यूनता हो गई और भूमि में है खनिज पदार्थ, तो ये जो खनिज पदार्थ हैं ये अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करने लगेंगे। तो इस प्रकार जो होता है पादपों में निष्क्रिय अवशोषण, मृदा से खनिज पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं विसरण क्रिया को। विसरण क्रिया में क्या होता है, पदार्थ के अणु चाहे वो ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, वो अपनी अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इस गति को ही विसरण क्रिया कहते हैं। ये जो विसरण क्रिया होती है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होती है। जैसे ये हमने उदाहरण पढ़ा था गैस का, इसमें एक कमरे के कोने पर अगर इत्र छिड़क दिया जाए तो कुछ समय बाद वो पूरे कमरे में विसरित हो जाती है। और इनकी जो विसरण दर होती है, गैस की विसरण दर द्रव और ठोस की विसरण दर से अलग होती है, मतलब तीनों की अलग अलग विसरण दर होती है। अब इस उदाहरण में हमने दोनों ठोस और द्रव की एक साथ पढ़ ली थी। जैसे ये 100 ml विलयन लिया शर्करा और जल का, जिसमें 70 ml तो जल है, जिसमें 70 ml जल है और 30 ml शर्करा है। और इधर ले लिया हमने 100 ml शुद्ध जल, तो इससे जो 15 ml जल है वो B से A में आ जाएगा। ये जो हो गई वो द्रव की विसरण क्रिया हो गई। और ये जो 30 ml शर्करा होती है इससे 15 ml B में चला जाता है, तो इससे क्या हो गई ठोस की विसरण क्रिया। अब इन तीनों की विसरण दर जो होती है वो अलग अलग होती है, और जो अलग अलग होती है एक तंत्र में अगर दो, जैसे ये दो हो रहे हैं, ये आपस में किसी भी ये ना इससे और ये ना इससे प्रभावित होगा, मतलब ये उसी विसरण दर से चलता रहेगा और ये भी उसी विसरण दर से। अगर इससे शर्करा खत्म कर दी जाती तो भी ये उसी विसरण दर से विसरित होता। आगे हमने पढ़े थे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है तापमान। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाते हैं तो उसकी विसरण दर जो होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे विसरण दर तेजी से होने लग जाती है। दूसरा है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, मतलब विसरित जिसका विसरण हो रहा है, अगर उसके पदार्थ के उनमें जो है विसरण दर धीमी गति से होगी। तो इसके लिए सूत्र है R व्युत्क्रमानुपाती √D। तीसरा है विसरण दर दाब की प्रवणता, मतलब जितना दाब जिस पदार्थ का विसरण हो रहा है उसका अगर दाब अधिक होगा तो उसकी विसरण दर भी अधिक होगी। अब हमने जाने आगे पौधों में विसरण का महत्व, मतलब पौधों में विसरण क्रिया का क्या महत्व होता है। इसमें महत्व होता है कि वायुमंडल और पादपों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो विसरण के द्वारा होता है। इसे हमने अच्छी तरह से जान लिया था कि कैसे कैसे होता है। दूसरा है कि जलवाष्प का विसर्जन, पादपों द्वारा जो जलवाष्प विसर्जित की जाती है वो भी विसरण क्रिया द्वारा ही होती है। और तीसरा है मृदा से खनिज पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण विसरण क्रिया द्वारा होता है। पादपों की जीव कोशिका में अगली जो क्रिया होने वाली है वो है परासरण। परासरण को जानने से पहले हम दो शब्दों को जानेंगे, पारगम्यता की पारगम्यता क्या होती है, और जो विलयन होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार। पारगम्यता किसे कहते हैं, जैसे कोई कोशिका है, इसमें विभिन्न पदार्थ प्रवेश करते हैं और विभिन्न पदार्थों का निष्कासन होता है। अब ये जो निष्कासन होता है वो कोशिका भित्ति का एक गुण होता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, पारगम्यता। पारगम्यता।
पारगम्यता के आधार पर कोशिका भित्ति होती है उसे 4 भागों में बांटा जाता है। पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली में क्या होता है कि जो विलायक होता है और वो विलेय होता है, पूरा विलयन, वो आसानी से उसमें प्रवेश, कोशिका भित्ति में प्रवेश कर सके, कोशिका में प्रवेश कर सके या उससे निष्कासित हो सके। तो ऐसी भित्ति कौन सी होती है, परत कौन सी होती है? कोशिका भित्ति। चयनात्मक या विभेदात्मक दूसरा, इसका उदाहरण है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में क्या होता है? कोशिका झिल्ली में जो विलायक होता है, विलायक, वो तो आसानी से चला जाता है, जबकि जो विलेय होता है उसमें उसके आर पार जाने में कुछ अवरुद्ध उत्पन्न होता है। जैसे कभी कभी तो विलेय चला जाता है लेकिन कभी नहीं जाता है विलेय। लेकिन अर्धपारगम्य में क्या होता है? अर्धपारगम्य का उदाहरण भी है कोशिका झिल्ली, यही है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसमें विलेय जो होता है वो पूर्णतः अपारगम्य होता है और विलायक पूर्णतः पारगम्य होता है। जैसे कोशिका झिल्ली में भी हमने पढ़ा, विलायक जो होता है वो आसानी से पारगम्य और विलेय जो होता है वो उसमें कुछ अवरुद्ध उत्पन्न होता है। लेकिन जब कुछ विशेष परिस्थितियां आती है तो वो कोशिका झिल्ली जो होती है वो विलेय को पूर्ण रूप से अपारगम्य कर देती है, मतलब उसमें विलायक ही जा सकता है अर्धपारगम्य में। अगला है अपारगम्य। अपारगम्य में क्या होता है? जैसे ये परत है, उसमें ना तो विलायक जा सकेगा और ना विलेय। अपारगम्य झिल्ली जो होती है वो दोनों के लिए अपारगम्य होती है। इसका उदाहरण है उपत्वचा और कॉर्क। अब हम बात करें विलयन की। विलयन में क्या होता है? विलयन होता है विलेय प्लस विलायक, मतलब जो पदार्थ विलायक में घुल रहा है उसे तो विलेय कहते हैं, मतलब जो कम मात्रा में होता है उसे तो विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में मतलब विलेय को घोलने वाला जो होता है उसे विलायक कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अल्पपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन और तीसरा होता है समपराशरी। अल्पपराशरी में क्या होता है? अल्पपराशरी में जो विलेय होता है, विलेय ये तो कम होता है और विलायक जो होता है वो अधिक होता है। मतलब जो जैसे हम समझ सकते हैं कि अल्पपराशरी विलयन में कि विलेय तो जो है वो 10 ml हो और विलायक 1000 ml हो, तो उसे ऐसे प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? अल्पपराशरी विलयन। सेकंड है अतिपराशरी विलयन। इसमें विलेय तो अधिक हो, मतलब घुलने वाला अधिक और घोलने वाला कम हो, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? अतिपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन में क्या होता है? दोनों की संख्या समान होती है, मतलब विलेय भी उतना ही और विलायक भी उतना ही। अब जो अतिपराशरी का उदाहरण है वो तो है चीनी का विलयन, मतलब चीनी जो होती है शर्करा वो पानी में घुलित अवस्था में हो तो उसे अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। अतिपराशरी में क्या होता है? जब चीनी की मात्रा अधिक हो, जैसे चाशनी, इसमें जो चीनी होती है वो अधिक होती है, जबकि जो जल घोलने वाला जल होता है वो कम होता है, विलायक। तो इस प्रकार जो विलयन है वो 3 प्रकार के होते हैं। समपराशरी में दोनों समान होते हैं, विलेय जितना मात्रा विलेय की होती है उतनी विलायक की होती है। अगला शब्द आता है परासरण। ये दोनों टॉपिक परासरण से रिलेटेड थे। परासरण जो है वो जैसे ये कोशिका है, कोशिका की कोई परत है, जैसे कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है, जिसमें से सिर्फ विलायक ही जा सकता है, कोशिका झिल्ली। इसमें जो विलायक होता है वो चला जाता है अंदर चला जाता है और बाहर निकल आता है, सिर्फ विलायक, ना कि विलेय। क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है तो इसमें ये जो जानने की क्रिया हो रही है इसे क्या कहते हैं? परासरण। तो परासरण की परिभाषा क्या होगी?
परासरण की परिभाषा होगी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणु का विसरण परासरण कहलाता है। मतलब विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता, जैसे ये अधिक सांद्रता, मान ले बाहर अधिक सांद्रता है जल की और अंदर कम है अधिक सांद्रता, क्योंकि अंदर कम है तो विसरण होगा। तो जो विसरण की क्रिया हो रही है इसे हम परासरण कहते हैं। अब बात आती है विसरण और परासरण में क्या अंतर होता है। विसरण में क्या होता था, हमने पहले पढ़ा था कि विसरण में पदार्थों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। अब वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। क्योंकि परासरण में क्या होता है? परासरण में केवल जो द्रव है वो ही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। मतलब परासरण जो है वो एक प्रकार का विसरण ही है। परासरण को अच्छे से समझने के लिए पहले हम क्रियाकलाप देखते हैं। जैसे कोई कीप है, उसे अगर हम उल्टा रख दें, कोई कीप है उसे उल्टा रख दें इस प्रकार, इसके नीचे वाले भाग, ये ऊपर वाला भाग है इसे नीचे कर दें और इस पर चर्म पत्र बांध दें। चर्म पत्र, चर्म पत्र क्या होता है? चमड़े का बना हुआ पत्र। अब इसमें जो है वो शर्करा का घोल भर दें। जैसे ये शर्करा का घोल भर दिया। अब इसे शुद्ध जल में रख दें तो क्या होगा? शुद्ध जल में रखने के बाद ये जो शर्करा का स्तर है इसे हम चिन्हित कर लेंगे, शर्करा का स्तर। अब कुछ समय बाद जो है वो जल के अणु चर्म पत्र के माध्यम से इस घोल में प्रवेश कर जाएंगे और शर्करा का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। शर्करा स्तर ऐसा क्यों होता है? ऐसा परासरण के कारण होता है, क्योंकि इसमें जो ये चर्म पत्र होता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। मतलब विलेय के अणुओं को, जो इसके अंदर विलेय शर्करा के अणु है उन्हें बाहर नहीं निकलने देता, जबकि जो विलायक होता है, विलायक इसमें कम सांद्रता है इसकी विलायक की, और इसमें अधिक सांद्रता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो जल के अणु हैं वो चले जाएंगे, जबकि जो शर्करा के अणु हैं उन्हें वो विलेय होते हैं, इसीलिए अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर सकेंगे और शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। ये क्रिया होती है परासरण के कारण होती है। अब बात करें परासरण के प्रकार की। परासरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। जैसे अभी हम समझ सकते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके अंदर अगर कम सांद्रता हो तो बाहर वाले अणु हैं जो विलायक के अणु वो अंदर आ जाएंगे, जबकि अगर यहाँ अधिक सांद्रता हो तो क्या होगा? विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर आ जाएंगे। तो दो प्रकार का हो गया अंतः परासरण। अंतः परासरण में क्या होता है? जैसे ये कोशिका है, इसके बाहर इस कोशिका को अगर हम अति अल्प परासरी विलयन में डुबो दे। अल्प परासरी विलयन अभी पढ़ा था क्या होता है? जिसमें विलेय तो कम हो और विलायक अधिक हो। जैसे विलायक जल अधिक है इसमें और कोशिका के अंदर जो है वो जल कम है, और ये जो कोशिका झिल्ली है ये अर्धपारगम्य है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? परासरण क्रिया। परासरण क्रिया के फलस्वरूप जो ये जल है वो अंदर प्रवेश कर जाएगा और कोशिका है वो बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। इसे अंतः परासरण कहते हैं। बाह्य परासरण में क्या होता है? बही परासरण में क्या होता है? जैसे ये कोई कोशिका है, इसे अगर हम अति परासरी विलयन में रख दें, अति परासरी, जिसमें विलेय अधिक और विलायक कम, विलायक जल कम हो, तो जल की सांद्रता कम है और कोशिका के अंदर सांद्रता अधिक है, तो जल इस कोशिका में से अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरता हुआ बाहर आ जाएगा विलयन में। तो जो कोशिका होती है वो सिकुड़ जाती है। तो बाह्य परासरी विलयन में क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी और अंतः परासरण में क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। इसे हम एक तरीके से और ले सकते हैं उदाहरण, जैसे यदि किशमिश को पानी में डाल दें, किशमिश को पानी में डाल दें तो वो कुछ समय बाद फूल जाती है,
क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसमें परासरण की क्रिया हो जाती है, उसके अंदर विलायक जो होता है वो कम सांद्रता होती है और बाहर अधिक सांद्रता होती है, जिससे जो जल है वो उसके अंदर चला जाएगा, जिससे किशमिश जो होती है वो फूल जाती है। तो ये जो है वो किसका उदाहरण है? अंतः परासरण का उदाहरण। अब बही परासरण का उदाहरण क्या है? ये 12वीं में एक प्रैक्टिकल भी आता है। जैसे ये आलू है, आलू में एक गुहा कर दी, छेद कर दिया, इसमें जो है शर्करा का विलयन भर दिया, और अगर हम इसे जल में रख देंगे तो अंदर जो है वो जल की सांद्रता कम होती है, और ये जो बाहर विलयन में जल की सांद्रता कम होती है और बाहर विलायक की अणुओं की सांद्रता अधिक होती है। तो ये जो जल है वो आलू के माध्यम से इसके अंदर चला जाएगा। ये क्या है? बही परासरण का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं हम परासरण के महत्व की। परासरण का महत्व क्या होता है पौधों में? हम पाठ क्या पढ़ रहे हैं? पादप जल संबंध। तो परासरण का पादपों में क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानेंगे। पौधों में परासरण के महत्व में पहला है मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है? परासरण के कारण होता है। जैसे ये मूल रोम है, इसमें जल की सांद्रता कम है, जल की सांद्रता कम है, और बाहर जो मृदा है उसमें जल की सांद्रता अधिक है। तो अधिक से कम की ओर जो जल है वो परासरण कर जाएगा। तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण क्रिया द्वारा होता है। सेकंड है पादपों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का वितरण। जैसे अभी ये पढ़ा था कि ये जो जड़ें होती हैं ये जल का अवशोषण करती हैं। जैसे ये जड़ें हो गई, ये जल का अवशोषण कर लेती हैं। मान लो पौधा बहुत लंबा है, बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं। अगर पौधा बहुत लंबा है तो उसमें उसकी ऊपरी भागों में जल की आपूर्ति किस प्रकार से होती है? इसमें परासरण क्रिया ही उत्तरदायी होती है। जैसे ये जो जल के कण है, जल के अणु, वो मृदा द्वारा लाए जाते हैं। अब जो नीचे जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे घासकुलिये पौधे होते हैं, उनमें तो मूल दाब के कारण जल के कण ऊपरी अंगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ऊपर बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें मूल दाब इतना वो नहीं होता कि वो ऊपरी भागों तक जल की आपूर्ति करा सके। तो इनमें जल की आपूर्ति किस प्रकार से होती है? जैसे ये कोशिकाएं हैं पेड़ की, पादप की कोशिकाएं हैं। अब ये जो जल है ये नीचे वाली कोशिका में भर जाएगा। अब इसमें जो है वो अधिक सांद्रता अधिक हो जाएगी और इनमें जो है जल की सांद्रता कम होती है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल परासरण कर जाता है, वितरित हो जाता है, विसरित हो जाता है। तो इसमें जो है वो जल चला गया। अब इसमें जो है अधिक सांद्रता हो गई और इनमें ऊपर वालों में कम हो गई। तो इस प्रकार ये है वो ऊपरी अंगों तक पहुंच जाता है। तो जो पादपों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का वितरण होता है वो परासरण के कारण होता है। तीसरा महत्व, जो नई कोशिकाएं होती हैं, तरुण कोशिकाएं, उनकी वृद्धि में भी परासरण क्रिया ही उत्तरदायी होती है। जैसे ये कोई नई कोशिका है, इसमें जल कहां से आएगा? पुरानी कोशिका, जैसे इसमें जल भरा हुआ है, इसमें कम सांद्रता है, इसमें अधिक सांद्रता है, तो जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाएगा और तरुण कोशिका की वृद्धि हो जाएगी। तो तरुण कोशिकाओं की वृद्धि के लिए भी परासरण क्रिया ही उत्तरदायी है। चौथा है कोशिका की स्फीत अवस्था परासरण पर
निर्भर करती है। अब ये स्फीत अवस्था क्या होती है? कोशिका की फूली हुई अवस्था। जैसे भी हमने पढ़ा था, जो कोशिका होती है उसे अगर अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए तो वो कोशिका जल का अवशोषण कर लेगी, मतलब उसमें विसरण हो जाएगा और वो कोशिका बड़ी हो जाएगी, स्फीत अवस्था में आ जाएगी। तो ये भी किस पर निर्भर करता है? परासरण की क्रिया पर निर्भर करता है। कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको नोट्स के PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।